आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, we have already done with electric field and electrostatic force. We know that every electric charge makes electric field in its surrounding, in which if another charge particle enters, then that charge particle experiences a force that is known as electrostatic force. This electrostatic force may be of repulsive or may be attractive. Okay, this depends on the nature of the charges, both charges. यहाँ पे दो चार्जेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक चार्ज तो वो है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है यानी एक सोर्स चार्ज, और एक चार्ज वो जिसपे फोर्स की बात कर रहे हैं हम यानी कि टेस्ट चार्ज। ओके, तो कोई सा भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज बॉडी है या चार्ज का कोई सिस्टम है, कैसा भी चार्जेस का कोई कॉन्फ़िगरेशन है, वो अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू क्या काम करेगा, वो दूसरे किसी चार्ज पार्टिकल पे या चार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। ओके, तो जब फोर्स लगेगा तो वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, उसके पास मोशन आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेल्प से हम उस चार्ज पार्टिकल की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन, उसकी क्या लोकेशन है, उसको हम स्पेसिफिक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मैकेनिक्स के अंदर हमें पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ये फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण m मास के चार्ज के ऊपर एक्सेलरेशन डेवलप होगा, कितना a। So with help of electrostatic force we can define, we can make specific the position, the location and the speed, velocity of any charge particle which is placed in the external electric field. Okay, तो electrostatic force की हेल्प से हम ये सब कर सकते हैं। Now अब हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, that is पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी ये सारे काम करती है। पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है कोई भी चार्ज पार्टिकल के बारे में सब कुछ बताने के लिए। ओके, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके कंपैरिजन में जो हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये थोड़ा ईजी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में जब भी हम डील करते हैं तो मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो हमें वर्क करना पड़ता है एक तरह से ज़्यादा ही करना पड़ता है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के साथ में डील करना, उनके साथ में किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन करना, वो काफ़ी आसान होता है एज कम्पेयर टू वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ में है। ओके, तो इसलिए ये वाली क्वांटिटीज भी हमें वही सारी चीज़ें बताती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताता है, बट इसके साथ में कैलकुलेशन इजी होती है। ओके, अब देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, बेसिकली क्या है, ये एक एनर्जी है। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल मतलब होता है एनर्जी। ओके, तो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज के पास में जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने सराउंडिंग में फील्ड बना रहा है, ओके, उस फील्ड के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, जब हम कोई चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं तो वहाँ पे एनर्जी कैसे एसोसिएट होती है उसके साथ, तो इसको हमें समझना है। ओके, तो इसको समझने के लिए सपोज एज्यूम करते हैं हम कि इधर एक सोर्स चार्ज रखा है हमारे पास। सोर्स चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है अपने सराउंडिंग में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बना रहा है, इन ऑल थ्री डायमेंशन, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। तो यानी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो कहाँ बना रहा है, वॉल्यूम के अंदर बना रहा है। ओके, तो एक सोर्स चार्ज रखा है जो अपनी सराउंडिंग में जो भी स्पेस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कहीं से दूर से एक चार्ज को लेके आते हैं। ओके, ये वाला चार्ज जो हम लेके आए हैं, इसको हमने जानबूझकर इसका मैग्नीट्यूड कैसा रखा है, काफी कम रखा है एज कम्पेयर टू सोर्स चार्ज। ओके, इस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ओके, तो सोर्स चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और ये कौन सा चार्ज है जिसको हम लेके आए हैं, टेस्ट चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में काफी कम है। ओके, इसलिए हमने इसका मैग्नीट्यूड कम रखा है ताकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी बनाएगा, चाहे इसका मैग्नीट्यूड कितना भी कम क्यों ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा क्योंकि ये भी एक चार्ज पार्टिकल है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में काफी कमजोर है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इंटरफेयर नहीं करता। और हमारा जो मेन एम है, मोटिव है, वो क्या है, इसके ऊपर फोर्स को चेक करना, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स को चेक करना। हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है अवेलेबल, किसका, सोर्स चार्ज का।
तो हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से लेना देना नहीं है, इसलिए हमें जो टेस्ट चार्ज लेके आए हैं इसका हमने मैग्नीट्यूड कैसा रखा है, काफी कम रखा है, ताकि इसके सराउंडिंग में जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफी वीक रहे एज कम्पेयर टू सोर्स चार्ज। ओके, अब इस टेस्ट चार्ज को हमने लाके एक लोकेशन पे रखा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है सोर्स चार्ज का, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज को हमने लाके रखा। और साथ ही हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो टेस्ट चार्ज हमने लिया है वो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जो सोर्स चार्ज हमने लिया है वो एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, और जिस चार्ज को हम अंदर लेके आए हैं ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सोर्स चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है। ओके, और साथ ही साथ जो सोर्स चार्ज है दैट इज एन आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज से मतलब उस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में कहीं भी कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज बॉडी या किसी भी तरह का कोई चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन, कोई सिस्टम नहीं है। ओके, यानी उसमें से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, अगर वो सोर्स चार्ज पॉइंट सोर्स चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिया हमने एज ए सोर्स चार्ज। तो जो हमने पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज यूज में लिया है उसके सराउंडिंग में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म और रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कहां तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक क्यों जाएंगी, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, आइसोलेट। ओके, यानी इसमें से जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो कहां तक है, अप टू इनफाइनाइट, यानी वो रास्ते में कहीं भी टर्न नहीं करेंगी, बेंड नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि टर्न और बेंड वो तभी करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब उनको क्या मिलता है, कोई नेगेटिव चार्ज। तो हमने इसके सराउंडिंग में क्या कहा, इसको आइसोलेट रखा है हमने, तो इसमें से जो फील्ड लाइंस जा रही है वो कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। ओके, तो ये सारी चीजें, दिस इज ऑल अबाउट सोर्स चार्ज। अब इस सोर्स चार्ज के अंदर हम लेके आए हैं इस टेस्ट चार्ज को। ओके, इस टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं और इसको किसी लोकेशन पे हम रखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो सोर्स चार्ज बना है। नाउ इस सोर्स चार्ज के कारण जो इस लोकेशन पे, इस लोकेशन का कुछ नाम है, मान लेते हैं इस लोकेशन का नाम है ए। ओके, तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ काम करेगा, बाहर की तरफ। सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करेगा, आउटवर्ड, क्योंकि सोर्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, आउटवर्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ओके, तो इस टेस्ट चार्ज पे जिसको हमने ए पॉइंट पे लाके रखा है, इसके ऊपर अंदर से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, रिपल्शन वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है और हमारा टेस्ट चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव। तो इसके ऊपर एक रिपल्शन का फोर्स काम करता है बाहर की तरफ। अब हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम क्या है, हम इसको इस पॉइंट से यानी ए लोकेशन से सोर्स चार्ज की तरफ लेके जाना चाहते हैं और बी पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं। बी पॉइंट कहीं रास्ते में एक पड़ता है बी पॉइंट, तो उस बी पॉइंट तक हम ले जाना चाहते हैं। जो बी पॉइंट है वो सोर्स चार्ज के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू पॉइंट ए पॉइंट दूर है। ओके, तो ऑब्वियसली ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसके कंपैरिजन में अगर हम बी पॉइंट पे देखें तो बी पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है रिपल्शन वाला वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि बी पॉइंट नजदीक है सोर्स चार्ज के। तो हम ए पॉइंट से इस टेस्ट चार्ज को लेके जाना चाहते हैं बी पॉइंट तक। तो हमारा तरीका क्या है, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस चार्ज पे और एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको ऐसे डिस्प्लेस करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने इसको डिस्प्लेस किया और कहां तक लेके जाएंगे, बी तक लेके जाएंगे। हम फोर्स लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। फोर्स लगा के डिस्प्लेस करना यानी हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ए पॉइंट से हमने फोर्स लगाया और ए से कहां लेके जा रहे हैं, बी पे लेके जा रहे हैं, तो फोर्स लगा के डिस्प्लेस करके लेके जा रहे हैं। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इस पे वर्क करना पड़ रहा है। दोबारा से ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों कहां पे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसके अंदर रखे हुए हैं। ओके, ए के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, बी के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है। बी पॉइंट सोर्स चार्ज के नजदीक है, इसलिए बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा इफेक्ट है, यानी बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिपल्शन वाला वो ज्यादा लगेगा। ए पॉइंट सोर्स चार्ज से दूर है, इसलिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट थोड़ा कम है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगेगा। और ए से बी तक जाते हैं तो ए से बी तक जाने वाला जो रास्ता है उस पाथ के हर पॉइंट पे जो बी की तरफ बढ़ रहा है पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर हमें एक नया फोर्स मिलेगा। अंदर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा मिलेगा, नया मिलेगा। मान लेते हैं ए पॉइंट पे इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है रिपल्शन वाला 100 न्यूटन।
ओके, तो अगर हमें इसको अंदर ले जाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 100 न्यूटन। हमने इस पे 100 न्यूटन लगाया और ए पॉइंट से आगे शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। थोड़ा सा जैसे ही डिस्प्लेस हुआ तो अगले मोमेंट पे अब कितना फोर्स लगेगा इस पे, 100 न्यूटन से ज्यादा, क्योंकि अब हम थोड़ा नजदीक आ रहे हैं सोर्स चार्ज के। तो मान लेते हैं यहाँ पे लगता है 120 न्यूटन, तो 120 न्यूटन लग रहा है, तो अब हमें एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 120 न्यूटन। 120 न्यूटन लगा के हम फिर थोड़ा सा अंदर आ गए। अब यहाँ पे लगता है 130 न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 130 न्यूटन। तो ऐसे ए से बी तक अगर हमें जाना है तो हम समझ चुके हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हमें बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स के ऊपर हमें जो फोर्स लगाना है, हर बार हमें नया फोर्स लगाना है, और हर बार हमें कैसे मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना है, ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम किसके बराबर फोर्स लगा रहे हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर फोर्स लगा रहे हैं। ऑब्वियसली हमें एक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, हमें एक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर से एक फोर्स बाहर काम कर रहा है। तो अगर हम इसको अंदर ले जाना चाहते हैं तो हमें एक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, तो ए पॉइंट पे कम फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लग रहा है, इसलिए हमें भी कम फोर्स लगाना पड़ा। जैसे ही अंदर गए तो बाहर की तरफ जो रिपल्शन का फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ज्यादा लगता है आगे, तो हमें भी अब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। ऐसे करते करते ए से बी तक के जितने भी पॉइंट्स हैं, रास्ते में जितने भी लोकेशन है, जितनी भी पोजीशन है, हर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो इसलिए हर बार ज्यादा फोर्स को हमें काउंटर करना पड़ता है, हर बार हमें ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर मैग्नीट्यूड का हमें अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ए से लेकर बी तक चार्ज को हमने डिस्प्लेस तो कर दिया, लेकिन एक कांस्टेंट फोर्स के साथ नहीं किया। हमारा फोर्स कैसा है, वेरिएबल, पहले कम लग रहा था, फिर ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, और बी तक आए तो सबसे ज्यादा। ओके, अगर बी से आगे जाएंगे चार्ज को लेके और सोर्स चार्ज के नजदीक, तो हमें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, और कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। ओके, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड हमने किसके इक्वल रखा है, उसको हमने किस तरह से मेंटेन किया है, हमें क्या पता हमने कितना फोर्स लगाया। तो हमें कौन हेल्प करता है बताने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम कितना फोर्स लगा रहे हैं ये हमें कैसे पता चलता है, अंदर से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो अंदर से जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, उतना ही फोर्स हमें अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा। अच्छा, हम उतना ही फोर्स क्यों लगा रहे हैं, उससे ज्यादा क्यों नहीं लगा देते। तो इसका आंसर ये है कि हम इसको कैसे ले जाना चाहते हैं, चार्ज को स्लोली स्मूथली, यानी विदाउट एक्सीलरेशन। हम इस चार्ज की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं चाहते हैं, हम ए से बी तक इस चार्ज को मूव करना चाहते हैं, बट विदाउट एनी एक्सीलरेशन। ओके, इसलिए हमने हर पॉइंट पे अपने एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल रखा है, उस पॉइंट के ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ओके, तो हर पॉइंट पे हमारा फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल और अपोजिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल और अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। Okay, so this is how we are displacing, we are carrying a test charge from one point to the another point in a electric field. Okay, तो हम फोर्स लगा रहे हैं और चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब इसको हम वर्क की लैंग्वेज में बात करते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को लेके चले गए, तो हमने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। हमने वर्क किसके अगेंस्ट किया, हमने एक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा था, उसके अगेंस्ट हमने अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाया, चार्ज को डिस्प्लेस किया। यानी हमने जो वर्क किया वो किसके अगेंस्ट किया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया। ओके, हमने कितना वर्क किया, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, हमने जो वर्क किया, मानते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क किया, लेकिन हमारा एक्सटर्नल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था, हमें कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिसाइड करता है। जितना ज्यादा अंदर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बाहर, उतना ज्यादा हमें चार्ज पे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो हमें कितना फोर्स लगाना है ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। तो ऑब्वियसली हमने कितना वर्क किया इस चार्ज को ले जाने के लिए, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। तो जो हम वर्क कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन अगर हम करना चाहें तो हम किसकी हेल्प लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं हम फोर्स, वो हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितने मैग्नीट्यूड का है उतने ही मैग्नीट्यूड का हमारा वाला फोर्स है।
तो हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, हम कितना वर्क कर रहे हैं, ये हमें कौन बताएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो वर्क की कैलकुलेशन है वो हम हमारे एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से नहीं करते, वो किसकी हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेल्प से करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आई, तो दोबारा से वर्क डन क्या होता है, एनर्जी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए हमने एक चार्ज पे वर्क किया, और जो हमने वर्क किया वो किसके अगेंस्ट किया, एक फोर्स के अगेंस्ट किया। तो जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के कोई वर्क करते हैं, तो वो जो वर्क है, जो हम काम करते हैं, वो जो काम है वो उस सिस्टम का, जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। क्योंकि हमें मालूम है कि एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये तो ना तो हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, इसको केवल हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी इसको हम केवल खर्च कर सकते हैं। ओके, तो हमने हमारी एनर्जी, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो एनर्जी है वो किसको दे दी, इस चार्ज को दे दी। कैसे आ गई एनर्जी इस चार्ज के पास, तो दोबारा से इस चार्ज के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट में लगाया, एक फोर्स के अगेंस्ट में लगाया। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं किसी फोर्स के अगेंस्ट, तब हम जो वर्क करते हैं वो वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर लेके जाऊं, तो हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगाया और इसको डिस्प्लेस किया, फोर्स लगाया इसको डिस्प्लेस किया, तो हमने क्या करा, इस पे वर्क किया। तो जो हमारी एनर्जी है, वर्क यानी एनर्जी, वर्क यानी एनर्जी, एनर्जी कहाँ गई, तो एनर्जी इसके पास आ गई, पोटेंशियल एनर्जी बन के इसमें स्टोर होगी। क्यों, क्योंकि हमने जो ये फोर्स लगाया इस चौक पे, इस ऑब्जेक्ट पे, ये किसके अगेंस्ट लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लगाया। ग्रेविटेशनल का फोर्स इस पे काम कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और हमने जो फोर्स लगाया वो कैसा लगाया, वर्टिकली अपवर्ड। तो हम एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जब फोर्स लगाते हैं, तो हम जो वर्क करते हैं वो वर्क क्या बन जाता है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। यहाँ पे सिस्टम कौन होगा, एक तो ये ऑब्जेक्ट, ओके, जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरा जिस फील्ड के अंदर लगा रहे हैं, जिसके फील्ड में या जिसके फोर्स के अगेंस्ट लगा रहे हैं, अर्थ है दूसरा ऑब्जेक्ट। तो अर्थ और ये ऑब्जेक्ट यानी कि चौक, ये दोनों मिलके एक सिस्टम बन गया, और हमने जो इस पे वर्क किया, हमने जो इस पे फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया, वो जो वर्क है, वो जो एनर्जी है, वो इस सिस्टम के पास में क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गई। ऐसा स्प्रिंग के केस में होता है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ओके, उस स्प्रिंग को अभी हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा है, यानी ना ही वो कंप्रेस्ड है ना ही स्ट्रेस्ड है। ओके, हमने उसका एक सिरा यहाँ से पकड़ा और इस दूसरे सिरे को हम दबाते हैं। तो देखिए हमें इस स्प्रिंग को अंदर दबाना है, तो देखिए हमारा फोर्स कैसे काम करता है। जस्ट स्प्रिंग का जो केस अब हम लेने वाले हैं, इसके जैसा ही बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो हम एनर्जी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वो सिमिलर वे में काम करता है। देखिए कैसे, स्प्रिंग के एक सिरे को तो हमने यहाँ दीवार पे फिट कर दिया और दूसरे सिरे को हम अंदर दबाते हैं। तो देखिए दूसरे सिरे को हमने दबाया और मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया। 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने के लिए मान लेते हैं इस पे हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन। ओके, फिर दोबारा से अगर इसको 1 सेंटीमीटर और अंदर डिस्प्लेस करना है, तो अब की बार हमें 1 न्यूटन से काम हो जाएगा या उससे ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर है ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो दूसरी बार 1 सेंटीमीटर अंदर डिस्प्लेस करने के लिए स्प्रिंग को हमें कितना फोर्स लगाना पड़ता है, 2 न्यूटन। वापिस से 1 सेंटीमीटर और अंदर ले जाना चाहते हैं तो फिर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 2 न्यूटन से ज्यादा 3 न्यूटन। तो हर बार हमें फोर्स क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो हम इक्वल कर रहे हैं। यानी हर बार इक्वल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स अनइक्वल क्यों है, पहले कम लगता है फिर ज्यादा लगता है फिर और ज्यादा लगता है, ऐसा क्यों? तो आंसर ये है कि जब शुरू में हमने स्प्रिंग को दबाया था, जैसे ही हमने स्प्रिंग को दबाया था, उस स्प्रिंग के अंदर उसका अपना फोर्स डेवलप हो गया था, उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ काम करता है, बाहर की तरफ, स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी हमारे एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हमें स्प्रिंग को एक बार दबाने के बाद अगर स्प्रिंग को और दबाना है, तो हमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना है वो कितना लगाना है, वो हमें इतना लगाना है कि हम किसको काउंटर कर सके, रिस्टोरिंग फोर्स को काउंटर कर सके। क्योंकि अंदर कौन डेवलप हो चुका है, स्प्रिंग के, रिस्टोरिंग फोर्स। और जितना ज्यादा हम स्प्रिंग को दबाते जाते हैं अंदर की तरफ, जितना ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी, उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा,
उतना ज़्यादा अगली बार हमें एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाना पड़ेगा और स्प्रिंग को दबाने के लिए। ओके, तो ऐसे कर करके हमने फोर्स बढ़ा के स्प्रिंग को कर दिया पूरा कंप्रेस। अभी हमारे पास दबी हुई स्प्रिंग है। ओके, इस दबी हुई स्प्रिंग के पास क्या आ गई है? एनर्जी। कहां से आई? हमने दी। हमने स्प्रिंग को ऐसे दबाया। हमने कैसे दबाया? फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया। इसके एक सिरे पे फोर्स लगाया और उसको ऐसे डिस्प्लेस करके लिया है। तो हमने जो फोर्स इस पे लगाया स्प्रिंग के ऊपर, एक फोर्स के अगेंस्ट लगाया। वो कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हमने अपना फोर्स लगाया और इस स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया? दबा दिया, कंप्रेस कर दिया। और हमने यहाँ पे एक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाया, इसलिए हमने जो वर्क किया वो क्या बन गया? इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। जो हमने इस पे एनर्जी दी, जो हमने इस पे वर्क किया, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के इसके अंदर स्टोर हो गया। और इस बात का क्या सबूत है? तो इसका सबूत है हमारे पास। हम प्रूव कर सकते हैं कि इस दबी हुई स्प्रिंग के पास, इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है। आप इसके एक सिरे पे से हाथ हटा दीजिए तो हम क्या देखेंगे? ये सिरा निकल के ऐसे बाहर भागेगा। तो ये ऐसे मूव करेगा यानी इसके पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, इसका मतलब इसके पास क्या रही होगी शुरू में? पोटेंशियल एनर्जी। तो इस दबी हुई स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जब हम इसको दबाते हैं। ओके, जब इस पे हम वर्क करते हैं। नाउ ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोबारा से, ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? जिस स्प्रिंग के सिरे को हमने दबाया उसकी है या पूरे सिस्टम की है? तो आंसर है एनर्जी कभी भी किसी एक सिंगल एलिमेंट की नहीं होती है, किसी एक सिंगल पार्टिकल की नहीं होती है। इट इज एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ए सिस्टम। अब वो सिस्टम चाहे 2 पार्टिकल से मिलकर बना हो, चाहे 200 पार्टिकल से मिलकर बना हो, चाहे 2000 पार्टिकल से मिलकर बना हो, जो एनर्जी होती है वो हमेशा एक सिस्टम की होती है। ओके, तो स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है? पूरी स्प्रिंग के पास है, केवल उस सिरे के पास नहीं जिसको हमने दबाया है। और इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब की बार हम ये सिरे को दबा के रखते हैं और इस सिरे पे से हाथ हटा देते हैं। अगर दबी हुई स्प्रिंग में से हमने यहाँ से हाथ हटाया तो ये वाला सिरा इधर भागेगा। ओके, तो इसके पास भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे आई? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। तो यानी इस दबी हुई स्प्रिंग में दोनों सिरों के पास, दोनों एंड्स के पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ऐसा क्यों? हमने तो केवल इस वाले सिरे पे वर्क किया था। तो ऑब्वियसली हमने इस वाले सिरे पे वर्क किया था, लेकिन जो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ वो किसके कारण डेवलप हुआ? इस वाले सिरे के कारण, इस वाले एंड के कारण। अगर ये वाला एंड यहाँ से फोर्स को नहीं झेलता, ओके, अगर ये वाला एंड यहाँ से फोर्स को काउंटर नहीं करता तो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता क्या? नहीं होता। तो इसलिए अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, और वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन बना रहा है? ये वाला एंड, स्प्रिंग का ये वाला लास्ट एंड। ओके, तो इसलिए ध्यान रखिए, स्प्रिंग के केस में जैसे पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में जैसे पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर जहां पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं वहां भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे एक सोर्स चार्ज हमने रखा था, यहाँ पे ए पॉइंट था, यहाँ पे बी पॉइंट था। ए और बी पॉइंट दोनों कहाँ पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। बी पॉइंट सोर्स चार्ज के नजदीक है इसलिए इधर ज्यादा फोर्स लगता है, ए पॉइंट दूर है इसलिए इधर फोर्स थोड़ा कम लगता है। और ए से बी के बीच में जो रास्ता है, ओके, उस रास्ते में जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो ए से बी तक अगर हमें चार्ज को ले जाना है, इस टेस्ट चार्ज को, तो हर बार हमें किसको काउंटर करना पड़ता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। यानी हर पॉइंट पे, हर लोकेशन पे, रास्ते के ऊपर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट अपना फोर्स लगाना पड़ता है। और हर बार हम जो नया फोर्स लगाते हैं वो कैसा लगाते हैं? ज्यादा मैग्नीट्यूड का, क्योंकि जैसे जैसे हम बी की तरफ जा रहे हैं अंदर से रिपल्शन वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें कैसा मिलता है? ज्यादा मिलता है, इसलिए हर बार हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ए से बी तक हम चार्ज को लेके चले जाते हैं। ओके, अब हमने जो यहाँ पे वर्क किया, ऑब्वियसली वर्क किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेस किया। हमने यहाँ पे जो वर्क किया वो किसके अगेंस्ट किया? एक फोर्स के अगेंस्ट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और फिर वर्क किया। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो एक फोर्स के अगेंस्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एनर्जी है, वर्क डन यानी एनर्जी, जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? वो पोटेंशियल एनर्जी बनके इस सिस्टम के पास स्टोर हो जाएगी। ये सिस्टम कौन सा है? एक टेस्ट चार्ज का और एक सोर्स चार्ज का। अगर यहाँ पे सोर्स चार्ज नहीं होता तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता तो बाहर से हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती क्या? फिर तो हम चार्ज को लेके ऐसे घूम लेते कहीं भी। हमें चार्ज
हमें इस पे जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो लगाना पड़ रहा है, हर बार नया जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड का क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स यानी अंदर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा है? बढ़ता हुआ है। और अंदर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? सोर्स चार्ज। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कुछ भी घटनाक्रम हो रही है, जो कुछ भी यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? वो टेस्ट चार्ज पे भी है और सोर्स चार्ज पे भी है। तो इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी आएगी सिस्टम के पास वो किसकी होगी? वो दोनों की होगी, सोर्स चार्ज की भी और टेस्ट चार्ज की भी। तो हम क्या कहेंगे? दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द कंप्लीट सिस्टम। ओके, एंड इट इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम एज ए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे ये स्टोर हो जाती है। ओके, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो हम वर्क कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो हमें एनर्जी खर्च हुई वो कहलाता है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इसको अब हम नोट कर लेते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge from one point to another point in an external electric field without acceleration against the electrostatic force along any path is called the potential difference between the two points in the electric field. ओके, सो डेफिनेशन क्या है इसकी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सीलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग एनी पाथ इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज है पोटेंशियल डिफरेंस? द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है? वर्क डन यानी कि एनर्जी। तो देखिए कैसे, ये हमारा सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, कैसा है? आइसोलेटेड सोर्स चार्ज, यानी इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सपोज ये पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज यानी कौन सा? पॉइंट चार्ज। ओके, सोर्स चार्ज के तौर पे हम कौन सा चार्ज ले रहे हैं? पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड और अप टू इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? आइसोलेटेड। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है हर डायरेक्शन में ऐसे, और इसकी रेंज कहां तक है? इनफाइनाइट तक। ओके, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। और ये कैसा है? थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन यानी बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, ओके, अंदर भी जा रही है। नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो लोकेशन चूज करी, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। हम चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हैं? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। चार्ज पे हमने क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स। ओके, ये एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन। ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज है, हमारा जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, तो दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन वाला फोर्स लगेगा। यानी ये सोर्स चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा? धकेलेगा बाहर की तरफ,
यानी इस सोर्स चार्ज की इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन वो किस तरफ है, बाहर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो किसके इक्वल और अपोजिट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल और अपोजिट। ओके, तो इस चार्ज पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ए पे फोर्स कम लगता है क्योंकि ए पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम है, तो हमें भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स कैसा लगाना पड़ता है, कम। ध्यान रखिए यहाँ जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हमारी चॉइस नहीं है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, नीड है। यानी हम यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे उसके लिए हम कहेंगे कि फोर्स लगाना पड़ता है, ये नहीं कहेंगे कि हम फोर्स लगा रहे हैं। अपनी चॉइस नहीं है यहाँ पे कि हम चलो इतने न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं फिर अगली बार इतने न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, नहीं। यहाँ पे हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना फोर्स अंदर से बाहर लग रहा है। तो अंदर से बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो हमें हर बार उतना ही फोर्स लगाना है जितना इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है। ओके, तो हर पॉइंट पे ए से बी तक जितने भी पॉइंट जा रहे हैं उनकी उस हर पॉइंट पे हम किस फोर्स को काउंटर करेंगे, अपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के किस फोर्स को बैलेंस करेंगे, काउंटर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो मान लेते हैं ए पॉइंट पे लग रहा है 100 न्यूटन, तो हमने ए पॉइंट पे कितना फोर्स लगा दिया, हमारा 100 न्यूटन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन, तो हमने भी कितना लगा दिया, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन लगा के हम यहाँ पहुंच गए। फिर यहाँ देखा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा था, 120 न्यूटन, तो अब की बार हमें कितना फोर्स लगाना, 120 न्यूटन। फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ देखा तो 130 न्यूटन लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमें भी कितना लगाना पड़ा, 130 न्यूटन। ऐसे करते करते हम बी तक आ गए। बी पे कितना लगता है, 200 न्यूटन, तो हमें भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बी तक आने के लिए, 200 न्यूटन। ओके, तो हर बार जितने भी पॉइंट्स रास्ते में पड़ते हैं हर बार हमें नया फोर्स लगाना पड़ता है, और हमारा जो हर बार नया फोर्स है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। क्यों, क्योंकि हर बार अंदर से जो फोर्स मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नए अलग अलग पॉइंट पे उसकी वैल्यू कैसी है, जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज के पास आते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। यानी आर इंक्रीज करेगा तो एफ डिक्रीज करेगा, आर डिक्रीज करेगा तो एफ इंक्रीज करेगा। तो अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा। तो ए पॉइंट सोर्स चार्ज से दूर है, बी पॉइंट सोर्स चार्ज के पास में है, तो इसलिए जितने सारे पॉइंट्स इनके बीच में है वो जस्ट क्या है, हम जैसे जैसे सोर्स चार्ज के पास आ रहे हैं सारे पॉइंट्स जो है वो किसके नजदीक होते जाते हैं, सोर्स चार्ज के। तो डिस्टेंस कम होती जा रही है, इसलिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता हुआ मिलता है। तो बी तक आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा मिलता है। अगर हम सपोज अपने चार्ज को केवल बी तक लाके नहीं रोकते हैं और अंदर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली अंदर और जाना है, तो यहाँ पे हो सकता है 250 न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिले। और अगर हमें यहाँ पे 250 न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा तो हमें भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 250 न्यूटन। तो हम हर पॉइंट पे, ध्यान रखिए, हम हर पॉइंट पे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही काउंटर कर रहे हैं। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर फोर्स मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे चार्ज को मूव करना चाहते हैं बट विदाउट एक्सीलरेशन। ओके, इसलिए हमारा फोर्स यानी हम जो फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हर पॉइंट पे कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो इस तरह से हमने इस फोर्स के अगेंस्ट अपना वाला फोर्स लगा के चार्ज को डिस्प्लेस किया। तो हमने यहाँ पे वर्क किया, हमने यहाँ पे वर्क किया यानी हमने यहाँ पे एनर्जी दी। हमने वर्क किसके अगेंस्ट किया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया, इसलिए जो हमने एनर्जी दी, जो हमने वर्क दिया वो क्या हो गया, वो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया। तो देखिए वो कितनी है एनर्जी, ओके, तो वो एनर्जी है देखिए क्यू चार्ज पे हम कितना वर्क कर रहे हैं, W। क्यू चार्ज पे वर्क डन कितना है, W। कहां से कहां लेके जा रहे हैं चार्ज को, A से B पॉइंट पे। तो क्यू चार्ज पे हमें कितना वर्क करना पड़ता है, W वर्क। तो 1 यूनिट चार्ज पे कितना होगा, 1 यूनिट चार्ज को अगर हम A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q नीचे आ जाएगा। ओके, तो इस 1 यूनिट चार्ज को या इस Q चार्ज को अगर हम A से B पॉइंट तक लेके जाते हैं, A से B पॉइंट तक लेके जाते हैं, तो ये जो रेशियो है दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसको हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी VB माइनस
VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। और कहाँ पे ये डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस A और B पॉइंट के बीच में, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। और ये दोनों पॉइंट कहाँ पे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, क्या चीज है पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क है, एनर्जी है। अगर हम एनर्जी को चार्ज के रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं, चार्ज के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, अगर हम कहीं किसी पॉइंट पे, किसी लोकेशन पे चार्ज के रेस्पेक्ट में एनर्जी को डिफाइन करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जैसे मैकेनिक्स के अंदर प्रेशर क्या है, फोर्स ही तो है। अगर हम फोर्स को पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करने लगे तो उस फोर्स को हम क्या कहने लग जाते हैं, प्रेशर। अगर फोर्स को पर यूनिट लेंथ में कैलकुलेट करने लगे तो उस फोर्स को हम कह देते हैं सरफेस टेंशन। तो ऐसे ही वर्क डन को अगर हम यूनिट चार्ज में, वर्क डन को चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट करने लगे, एनर्जी को चार्ज के रेफरेंस में अगर कैलकुलेट करने लगे, तो उस एनर्जी को हम क्या कहने लग जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज बेसिकली एनर्जी। इसको लिख सकते हैं VBA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, जूल, वर्क डन का जूल, चार्ज का कूलम, और इसको हम लिखते हैं वोल्ट। ओके, और इसकी डायमेंशन भी हम बना सकते हैं। देखिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की हमें पता है कितनी होती है, M1 L1 T-2, और साथ में कौन है, डिस्प्लेसमेंट यानी L अपॉन चार्ज। चार्ज किसके इक्वल होता है, करंट इनटू टाइम। करंट के लिए एम्पियर A, टाइम के लिए T। तो डायमेंशन हो गया M1 L2 T-3 A minus L। So this is dimension of potential difference। दोबारा से ये हमारा A पॉइंट और ये B पॉइंट, ये सोर्स चार्ज। ओके, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VB माइनस VA, यानी ये। ओके, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब ध्यान रखिए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, दोबारा से Q चार्ज को, किसी भी चार्ज को A से B तक ले जाएंगे, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी चार्ज की पोजीशन चेंज करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे, तो उस पर हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ओके, कितना वर्क करना पड़ेगा, वो कहलाता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, A पॉइंट से B पॉइंट तक चार्ज को लेके गए, मान लेते हैं हमने एनर्जी खर्च कर दी 100 जूल, तो 100 जूल ऑन यूनिट चार्ज हमने कितना खर्च कर दिया, 100 जूल। मान लेते हैं यहां से इस चार्ज को, Q चार्ज को A से B तक लेके जाते हैं, और मान लेते हैं Q चार्ज कितना है, 1 कूलम। A से B तक ले जाने में हमें इस पे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है 100 जूल। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आंसर है A से B तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी हमने खर्च करी, कितनी एनर्जी खर्च करी है, 100 जूल। वो 100 जूल ही क्या है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस। यानी A से B तक चार्ज को ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चार्ज को ले जाने के लिए कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो कहलाता है उस दोनों डिस्टेंस के बीच का, सॉरी दोनों लोकेशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 जूल पर कूलम। ओके, 100 जूल पर कूलम। तो A से चार्ज को अगर B तक लेके आएंगे तो कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी हमारी, 100 जूल पर कूलम। यानी एक कूलम को अगर हम A से B तक लेके जाते हैं तो हमारी कितनी एनर्जी लग रही है, 100 जूल। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, इससे हमें पता चल गया कि भाई एक कूलम चार्ज को A से B तक ले जाना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, 100 जूल, हमें इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो अब हम समझ गए कि 2 कूलम को ले जाना होगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 200 जूल। 3 कूलम को ले जाना होगा तो 300 जूल। तो ये अब हमारे लिए सिंपल एक अर्थमेटिक जैसा हो गया। ओके, तो हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि A से B तक ले जाने में जितनी एनर्जी खर्च होगी वो क्या कहलाएगा, उस पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस।
तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मतलब है कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को घुमाना है तो कितनी एनर्जी खर्च करनी होगी, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब सपोज यहां पे मान लेते हैं जब चार्ज यहां पे था, ए पॉइंट पे था, तो ए पॉइंट पे भी तो कहीं से लेके आए होंगे हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो आइसोलेटेड चार्ज, और हमने पहले कहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। तो अगर हम कहीं इनफाइनाइट से अगर इस चार्ज को, क्यू चार्ज को हम इनफाइनाइट से पकड़ के लाए, ए तक लाए, तो रास्ते में कई जगह फोर्स लगा होगा इस पे, और रास्ते में हर जगह पे हमने उस फोर्स को काउंटर किया होगा, उसके अगेंस्ट हमने वर्क किया होगा। तो ए तक लाते लाते भी तो हमने कितना सारा वर्क कर दिया होगा। तो सपोज इनफाइनाइट से ए तक लाने के लिए, इस ए पॉइंट पे लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है 200 जूल। इस चार्ज पे, इस क्यू चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से पकड़ के लाएंगे ए पॉइंट पे, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, 200 जूल इस चार्ज के ऊपर। ओके, और अगर इनफाइनाइट से हम बी पॉइंट तक आते चार्ज को लेके, तो हमें कितना वर्क करना पड़ता, मान लेते हैं ये 300 जूल। ओके, तो अगर इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे चार्ज को लेके आते हैं, तो ए पॉइंट तक लाने के लिए, इस लोकेशन तक लाने के लिए हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती, 200 जूल एनर्जी। ओके, और अगर इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक आते हैं तो कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती, 300 जूल एनर्जी। बी पॉइंट तक आने के लिए ज्यादा एनर्जी क्यों खर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि बी पॉइंट सोर्स चार्ज के ज्यादा पास में है। ओके, और ए पॉइंट सोर्स चार्ज से दूर है। तो जितना अंदर जाएंगे, जितना सोर्स चार्ज की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली उतना ज्यादा फोर्स लगेगा अंदर की तरफ से, तो ऑब्वियसली हमें उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा चार्ज को अंदर ले जाने के लिए। ओके, तो ए पॉइंट तक अगर इनफाइनाइट से चार्ज को लेके आते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है, 100 जूल, और बी तक लेके आते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है, 300 जूल। अब हमसे पूछा कि ए से बी के बीच में बताइए, बाहर से आप ए तक लाए मतलब नहीं, बी से आगे भी नहीं ले जाना हमें, तो हमें ए के बाहर और बी के इधर बाहर, इससे मतलब नहीं, हमसे केवल पूछा गया कि बताइए ए से बी तक चार्ज को ले जाना है, ए से बी तक चार्ज को ले जाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी। यहां तक आप चार्ज लिया है, इट्स ओके, कितनी एनर्जी आपने लगा दी उससे मतलब नहीं है, यहां से बी तक ले जाना है और बी के आगे भी नहीं ले जाना, कहां तक ले जाना, केवल ए से बी तक। तो ए और बी के बीच में कितनी एनर्जी खर्च होगी चार्ज के ऊपर, वो कितनी, 100 जूल। ओके, सो यहां तक लाते हैं तो एनर्जी लगती है 200 जूल, बी तक लाते हैं तो एनर्जी लगती है 300 जूल। तो अगर हम इसके, इन दोनों के रेस्पेक्ट में देखें तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 300 माइनस 200 यानी 100 जूल। तो ऑब्वियसली ए से बी तक अगर चार्ज को ले जाना है तो हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, 100 जूल एनर्जी। तो ये कौन सी एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोबारा से हम दो चीज पढ़ रहे थे, एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ द टू पॉइंट्स, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। मान लेते हैं इनफाइनाइट से चार्ज को लेके आ रहे हैं ए पॉइंट पे, इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे चार्ज को लेके आते हैं, क्यू चार्ज को। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है, पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल। ओके, कितना है ये, 200 जूल पर कूलम। ओके, ऐसे ही अगर बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पे अगर चार्ज को लाते हैं तो कितनी एनर्जी लगती है, 300 जूल। यानी इनफाइनाइट से अगर हम बी पॉइंट पर चार्ज को लाते हैं, इस क्यू चार्ज को लाते हैं, तो हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, 300 जूल पर कूलम। यानी अगर हम 1 कूलम चार्ज लें और उसको इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को ऐसे लेके आ रहे हैं और ए पॉइंट तक लेके आते हैं 1 कूलम चार्ज को, तो हमें उस पर कितना वर्क करना पड़ता है, उस पर कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, 200 जूल। ओके, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें चार्ज को लेके आना है, उस पर्टिकुलर लोकेशन तक चार्ज को लाने के लिए हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, वो कहलाता है उस लोकेशन का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो ऐसे ही 1 कूलम चार्ज को अगर हम बी पॉइंट तक लाते हैं तो उस 1 कूलम चार्ज पे हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी चार्ज को बी तक लाना है, कितना खर्चा आएगा, एनर्जी का कितना खर्चा आएगा,
बी पॉइंट तक लाने के लिए, तो वो उस पॉइंट की, बी पॉइंट की क्या कहलाएगी, पोटेंशियल, कि भाई बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 300 जूल पर कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज को आप बी तक लाओगे तो आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी 300 जूल, इतना वर्क उस चार्ज पे करना पड़ेगा, तब जाके वो चार्ज यहाँ पे आएगा। ऐसे ही ए पॉइंट पे अगर चार्ज को लेके आना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा 200 जूल। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक लोकेशन पे, किसी एक पॉइंट पे अगर हमें इनफाइनाइट से चार्ज को लेके आना है तो उस लोकेशन तक लाने के लिए हमें उस पर कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, वो उस लोकेशन का कहलाता है पोटेंशियल। तो दोबारा से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल पॉइंट। जैसे यहाँ पे ए का पोटेंशियल कितना है VA यानी 200 जूल पर कूलम। अब हमसे पूछा कि बताइए 3 कूलम चार्ज है, उसको हमें ए पॉइंट पे लाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो ऑब्वियसली अगर 1 कूलम चार्ज पे 200 जूल वर्क करते हैं तो 3 कूलम चार्ज पे कितना करेंगे 600 जूल। ओके, तो ये सिंपल सा एक अरिथमेटिक हो गया मान लिए। ओके, तो ये है सिंगल वैल्यू जो है पोटेंशियल की, ठीक है, VA और VB। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट A is given by VA, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट B is given by VB, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VBA, VBA क्या चीज था, VB माइनस VA, और VB कितना है 300 माइनस 200, कितना आया 100 जूल पर कूलम यानी 100 वोल्ट। तो अगर उसी 1 कूलम चार्ज को, जिसको आप ए पॉइंट पे लाए थे फिर बी पॉइंट पे लाए थे, अगर इस 1 कूलम चार्ज को आप ए से बी तक ले जाते हो तो कितनी एनर्जी लगती है 100 जूल। तो ऑब्वियसली जब हम 1 कूलम चार्ज को ए पे लाए थे तो एनर्जी कितनी लग रही थी 200 जूल। जब बी पे लेके गए होंगे तो इसी रास्ते से तो गए होंगे, तो इसी रास्ते से जाते जाते हमें और कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी 200 जूल। तो 200 तो सॉरी 100 जूल, तो 200 तक तो यहाँ तक खर्च हो गई थी एनर्जी, और कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी बी तक जाने के लिए 100 जूल की। तो टोटल एनर्जी कितनी लग गई इनफाइनाइट से बी तक आने में 200 प्लस 100 300 जूल। ओके, सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस VBA, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रॉपर्टी ऑफ 2 पॉइंट्स VA और VB, ये क्या है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल पॉइंट। ओके, तो सारा ये अब क्लियर है। तो सिंपल सी इधर क्या बात ध्यान रखनी है कि इसको हम क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस VBA, ध्यान रखिए VB माइनस VA। VB क्या है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ओके, तो पोटेंशियल वर्ड से स्टूडेंट बहुत घबराते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अब डर निकल जाना चाहिए पोटेंशियल वर्ड से, क्योंकि पोटेंशियल है क्या चीज, सिंपल सा वर्क डन। तो अब सिंपल सी बात सुनिए, इसको बिल्कुल इजी कर देते हैं। सारी चीजें एक बार के लिए हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे कि इस रूम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। दोबारा से हमें सोर्स चार्ज से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, इस रूम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमसे कहा जाए एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो जो एनर्जी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी खर्च होगी वो कहलाएगा उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो क्या चीज है पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी या द अमाउंट ऑफ वर्क डन which is used in moving a charge from one point to another point inside the electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हैं दोनों पॉइंट्स। ओके, जिन दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को घुमा रहे हैं उधर ही है वो दोनों पॉइंट्स, कहाँ पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाना है, जितना वर्क करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी खर्च होगी वो कहलाएगा उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब पोटेंशियल क्या चीज है, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल। तो याद कर लीजिए, इनफाइनाइट से अगर हम कोई चार्ज को पकड़ के लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक लोकेशन पे, तो उस लोकेशन तक आने के लिए हमने कितनी मेहनत करनी है, कितना वर्क करना है, कितनी एनर्जी हमारी खर्च होगी, वो कहलाता है उस पॉइंट का पोटेंशियल। ओके, अब एक चीज और सुनिए, इसमें हमें पता चल गया इनफाइनाइट से अगर हम ए पॉइंट तक आते हैं तो हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है 200 जूल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट, 200 जूल पर कूलम। एक कूलम चार्ज को लेके आते हैं तो कितनी एनर्जी लगती है 200 जूल। तो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट। ओके, अब ये जो 200 वोल्ट है
वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी है, सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है, या लोकेशन की प्रॉपर्टी है? तो याद रख लीजिए 200 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी होती है? लोकेशन की प्रॉपर्टी होती है। हमें पता नहीं सोर्स चार्ज कहाँ पे है, अभी तो हमें सोर्स चार्ज दिख रहा है, लेकिन ये सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। तो अगर सपोज ये सारा घटनाक्रम अगर इनफाइनाइट में कहीं हो रहा होता तो हमें पता होता कि सोर्स चार्ज कहाँ है। सोर्स चार्ज 10 किलोमीटर दूर है या 1000 किलोमीटर दूर है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है फील्ड से, लोकेशन से। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसकी प्रॉपर्टी है? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसकी प्रॉपर्टी है? लोकेशन की प्रॉपर्टी है। ध्यान रख लीजिए इस बात को। इस पॉइंट पे अगर आपको चार्ज को लेके आना है तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 कूलम चार्ज पे 200 जूल। अब चाहे आप चार्ज को यहाँ पे लाए हो चाहे नहीं लाए हो, इस बात को समझना। अभी आपका चार्ज इनफाइनाइट पे ही है, लेकिन हमने पहले ही बता दिया यहाँ पे से कि भैया अगर आपको चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आना है, ए पॉइंट पे, तो आपको उस 1 कूलम चार्ज पे कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? 200 जूल। ओके, तो इस पॉइंट की खासियत हमने बता दी पहले कि इस पॉइंट तक आने के लिए आपको इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी 1 कूलम चार्ज पे। अब आपकी इच्छा है आप आओ चाहे नहीं आओ। तो चार्ज अभी आया नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ का पोटेंशियल डिफाइन कर दिया। तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन कर दिया? क्योंकि पोटेंशियल का स्पेस चार्ज से लेना देना नहीं है, पोटेंशियल का किससे लेना देना है? इस लोकेशन से। ओके, और ये लोकेशन किसकी है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? सोर्स चार्ज का। तो पोटेंशियल इनडायरेक्टली सोर्स चार्ज से लिंक है, बट डायरेक्टली किससे लिंक है? लोकेशन से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, या कह दीजिए एनर्जी जो है वो किससे एसोसिएटेड है? लोकेशन से। लोकेशन से उसको हम लिंक करते हैं। आप चार्ज को बी तक लेके जाएंगे तो कितनी एनर्जी खर्च होगी? 300 जूल। लेकिन अभी तक हम लेके थोड़ी ना गए। हम चार्ज को ए से बी तक लेके जाएंगे तो कितनी एनर्जी खर्च होगी? 100 जूल। तो अभी हम ए से बी तक चार्ज को लेके थोड़ी ना गए, हमारा चार्ज तो यहीं खड़ा है ए पे, लेकिन हम ए से अगर बी तक लेके जाते हैं तो हमें और कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? 100 जूल। तो आप चार्ज को इस लोकेशन पे भी लाए नहीं है, चार्ज को आप अभी इसके बीच में लेके नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ की प्रॉपर्टी यानी यहाँ की जो पोटेंशियल है उसको हमने डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है? लोकेशन की। तो इसको नोट डाउन कर लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर प्रॉपर्टीज ऑफ द लोकेशन। ओके, नाउ ये सारा हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर हम करना चाहें तो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा जाए कि 30 माइक्रो कूलम चार्ज है, इसको अगर हम 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, ओके 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे अगर हम इस चार्ज को क्रॉस करते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? यानी बी से अगर ए तक ले जाते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, वी बी वी ए बी, यहाँ पे फाइनल पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट बी, और चार्ज को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? बी से ए तक। ओके, क्यू। तो देखिए हमें क्या पूछा गया है, हमें पोटेंशियल गिवन है, चार्ज गिवन है, हमें क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? V इंटू क्यू। पोटेंशियल कितना है? 100 जूल पर कूलम इंटू 30 इंटू माइक्रो कूलम 10⁻⁻⁶। तो कितना हो गया? 3 इंटू 10⁻⁻³ जूल। ओके, तो 3 इंटू 10⁻⁻³ जूल, यानी B से A तक अगर चार्ज को लेके जाना है, इस चार्ज को लेके जाना है B से A तक, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 वोल्ट। तो B से A तक ले जाने के लिए हमें कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा? 3 इंटू 10⁻⁻³ जूल। ओके, सो दिस इज वर्क डन। अब हमसे पूछा गया 1 वोल्ट की डेफिनेशन, डिफाइन 1 वोल्ट। ओके, तो इस फॉर्मूले से देखिए 1 वोल्ट किसको कहते हैं? अगर किसी चार्ज पे 1 कूलम चार्ज पे अगर 1 जूल एनर्जी खर्च होती हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट, 1 जूल पर कूलम। तो इसका मतलब ये है
कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी द इफ 1 कूलम चार्ज इज moved by 1 joule energy, then the potential difference between the points is called 1 volt. So this is 1 volt, 1 volt की definition. Okay, so this is all about potential difference and electrostatic potential. तो हमें ध्यान रखना है बस ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों को हमें थोड़ा सा एक स्प्रिंग का जो हमने एग्जांपल लिया था उससे थोड़ा सा लिंक करके याद रखना। जैसे स्प्रिंग के केस में जैसे जैसे हम स्प्रिंग को दबाते हैं रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ काम करता है। हर बार हमें स्प्रिंग को ज़्यादा दबाने के लिए हर बार नया फोर्स जो हम लगाते हैं बाहर से वो ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्प्रिंग अंदर की तरफ दबता जाता है उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। तो हर बार हमें ज़्यादा फोर्स को काउंटर करना पड़ता है। इसलिए स्प्रिंग जब तक पूरी तरह से दब नहीं जाती तब तक हम जो भी फोर्स लगाते हैं वो कैसा लगाते हैं, बढ़ता हुआ फोर्स। यहाँ पे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, ऐसे करते करते हम स्प्रिंग को दबाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ओके, जस्ट लाइक स्प्रिंग के केस में जो दोनों सिरे हैं उसमें एक सिरे पे आप रख दीजिए टेस्ट चार्ज और पहले वाले सिरे पे रख दीजिए सोर्स चार्ज, और स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो जो रिस्टोरिंग फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस तरफ काम करेगा, बाहर की तरफ, जैसे रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है बाहर की तरफ। ओके, जैसे रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को दबने से रोकना चाहता है, ओके, स्प्रिंग को बाहर की तरफ फेंकना चाहता है, वैसे ही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारे टेस्ट चार्ज को अंदर आने से रोकना चाहता है। उस टेस्ट चार्ज को क्या करना चाहता है, बाहर की तरफ धकेलना चाहता है। और उस बाहर की तरफ धकेलने के लिए जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी हम फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, किसी फोर्स के अगेंस्ट हम फोर्स लगा के कोई वर्क करते हैं, तो वो जो वर्क डन है, वो जो एनर्जी है, वो उस सिस्टम की क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। ओके, और वो उस सिस्टम के पास ही रह जाती है। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक्स।